गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षा में स्नातक करने वाले छात्रों से यूपीएससी और पीसीएस की मुख्य परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में बुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन कीजिए के बारे में हम लोग विचार करेंगे। यदि हम बुड के घोषणा पत्र 1854 ईस्वी के पूर्व की स्थिति पर विचार करें तो हम देखेंगे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में 1833 ईस्वी से लेकर 1853 ईस्वी के युग को पाश्चात्य शिक्षा का युग माना जाता है, जबकि 1833 के आज्ञा पत्र के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति करके भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था के समाधान के लिए प्रयास किया। कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हुई, परंतु देखा गया कि 1835 ईस्वी में मैकाले के घोषणा पत्र को लागू करने के पश्चात भी भारतीयों की शिक्षा संबंधी मांग में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन भारतीयों में शिक्षा के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इस आक्रोश का प्रभाव ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट का हस्तक्षेप प्रत्येक 20 वर्षों में जब आज्ञा पत्र को पुनर्शोधन के लिए प्रस्तुत किया जाता था, तब मौका मिलता था। इस परिस्थिति में 1853 ईस्वी में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज्ञा पत्र रखा गया तो भारतीयों की शिक्षा के उचित समाधान के लिए एक व्यापक विचार विमर्श हुआ, जिसमें शोर शराबे भी हुए। उसके पश्चात ब्रिटिश संसद ने यह महसूस किया कि भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था को उचित प्रकार से चलाने के लिए तत्कालीन शिक्षा संबंधी दोषों को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाना आवश्यक है। इस ठोस कदम उठाने के क्रम में सर चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक शिक्षा योजना बनाने की
सिफारिश की। उस समय सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में शिक्षा संबंधी सुधार के लिए जो प्रयास किया गया उसे इन्हीं के नाम पर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र के रूप में भारतीय इतिहास में जाना जाता है। चार्ल्स वुड ने तत्कालीन भारतीय शिक्षाविदों, पश्चिमी शिक्षाविदों और ईसाई मिशनरियों से विचार विमर्श करने के पश्चात एक योजना प्रस्तुत किया जिसे भारतीय शिक्षा के इतिहास में वुड के घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा संबंधी लगभग सभी विवादों को सुलझाने का अथक प्रयास किया। घोषणा पत्र ने 1813 के आज्ञा पत्र से चले आ रहे विवाद का सफलतापूर्वक समाधान किया तथा भारतीयों की शिक्षा संबंधी एक स्पष्ट नीति का प्रतिपादन किया जिसमें क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना जैसे प्राइमरी स्तर, मिडिल स्तर, हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तक एक निश्चित क्रम में विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र ने अन्य सुझाव दिए जो इस प्रकार से है। घोषणा पत्र ने भारत में एक स्पष्ट शिक्षा नीति का प्रतिपादन किया जैसा कि क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना प्राइमरी स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक। उसके पश्चात घोषणा पत्र ने यह महसूस किया कि भारतीयों की जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है उसमें देसी भाषाओं की अवहेलना की गई है। अतः घोषणा पत्र ने देसी भाषाओं को आगे करने के लिए भरसक प्रयास किया कि भारतीय देसी भाषाओं में भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र ने जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था, स्त्री शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षकों की उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त आयोग ने शिक्षा विभाग की स्थापना पर बल दिया और कहा कि इन शिक्षा नीति के
पूर्ति के लिए एक सहायता अनुदान प्रणाली बनाया जाए, जिससे समस्या का समाधान उचित प्रकार से किया जा सके। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र ने भारतीयों को औद्योगिक शिक्षा देने संबंधी सुझाव भी दिया। इसी कारण जेम्स महोदय ने चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कर अलंकृत किया है। ऐसा नहीं है कि शिक्षाविदों ने वुड के घोषणा पत्र का सिर्फ और सिर्फ गुणगान ही किया है। शिक्षाविदों ने इसकी कुछ खामियों पर भी प्रकाश डाला है। इसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि इसने जो भारतीय विश्वविद्यालयों की रूपरेखा प्रस्तुत की वह पूर्णतः विदेशी स्वरूप पर आधारित था। अर्थात तत्कालीन भारतीय शिक्षा परिस्थिति इस प्रकार के विश्वविद्यालयों के लिए तैयार नहीं थी। परंतु घोषणा पत्र पर यदि व्यापक रूप से प्रकाश डाला जाए और विचार विमर्श किया जाए तो हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन परिस्थिति में कुछ भी परिस्थितियां मौजूद रही हों, लेकिन आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला आयोग ने ही, इस घोषणा पत्र ने ही प्रस्तुत किया।